आज का जो टॉपिक है वह है एनीमिया। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे भारत देश में एनीमिया से बहुत लोग पीड़ित हैं। सबसे पहले एक बार फिर हम लोग का जो प्रोग्राम चल रहा है आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, इसमें ऐसे बीमारी के प्रति लोगों को बताया जाता है, जागरूक किया जाता है कि लोग अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ख्याल रख सके, बीमारियों के बारे में समझ सके, बीमारियों से लड़ने के लिए सीखें, बीमारी को सही समय पर डिटेक्ट करें कि किस तरह का बीमारी है, इमरजेंसी बीमारी है, सिंपल बीमारी है या कोई ऐसा डिजीज है जो उनके शरीर को खोखला कर रहा है। तो अब देखिए कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया का पेशेंट हमारे बिहार भारत में बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है कि बहुत तरह के एनीमिया होता है, लेकिन सबसे पहले एनीमिया होता क्या है। एनीमिया को हम लोग बोलते हैं रक्त की कमी। एनीमिया का मतलब कि लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड में 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और आरबीसी का कमी जो होता है उसको एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया अगर हमारा आरबीसी में का वैल्यू अगर नॉर्मल वैल्यू अच्छा होगा तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी अच्छा होगा। हीमोग्लोबिन अगर अच्छा होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छा हो गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो मिलकर बना रहता है क्या आयरन और प्रोटीन से। तो आयरन क्या होता है, आरबीसी का पार्ट होता है, और प्रोटीन जो होता है वह एल्बुमिन का पार्ट होता है। और एल्बुमिन का क्या रोल है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। यानी कि जिसको एनीमिया होगा उसको आयरन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, एल्बुमिन की कमी हो जाएगी, यानी उसका शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी होगा और उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाएगी, वह सुस्त दिखाई देगा, वह कमजोर दिखाई देगा। तो यह सब होता है एनीमिया में। अब एनीमिया को हम लोग बहुत सारे भागों में बांटे हैं। मेडिकल में एनीमिया का बहुत सारा कारण होता है और उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। भारत देश में जो होता है न्यूट्रिशन के कमी के चलते जो एनीमिया ज़्यादा देखा गया। न्यूट्रिशन मतलब कि खान पान के कमी के चलते एनीमिया भारत में ज़्यादा देखा गया है। कि हमारे यहाँ क्या होता है कि गांव देहात में बहुत गरीबी पाया जाता है, और गरीब लोग हैं जो वह क्या करते हैं, अपने खाना में संतुलित पोषण आहार नहीं ले पाते हैं। तो संतुलित आहार नहीं ले पाने के चलते उनको न्यूट्रिशन, यानी कि उन्हें आदमी के न्यूट्रिशन में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, फोलिक एसिड होना चाहिए, विटामिन B12 होना चाहिए, हाँ, कैल्शियम होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, मतलब आयरन होना चाहिए, सारा चीज़ होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है। कोई ऐसा पिछड़ा समाज है, कोई ऐसा पिछड़ा जगह है जहाँ पे लोग को खाना भी नसीब नहीं होता है। गरीबी प्रोवर्टी बहुत ज़्यादा है। अब तो कुछ कम हो रहा है, लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए, एक दूसरे का मदद करना सीखना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन यापन खाने के लिए क्या होता है कि वह बहुत किसी तरह खाना खा के गुजारा कर लेते हैं। उनके खाना में पोषण तत्व तो नहीं होता है, जिसके चलते उनको एनीमिया का शिकार होना पड़ता है मजबूरन। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा देश जहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी से ज़्यादा एनीमिया होता है, माने खाना नहीं मिलने के चलते ज़्यादा एनीमिया का शिकार लोग हो रहा है। अब 2-3 चीज़ का उदाहरण हम देना चाहेंगे, सिनेरियो डेवलप करते हैं। एक तो एक दिन हम रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ पे ट्रेन आने वाला था, हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तब तक देखे कि एक बच्चा, छोटा सा 2-3 बच्चा पैसा मांग रहा था, यह रेलवे रक्सौल स्टेशन पे, और पैसा मांग रहा था। और बगल में देखिए उसके माँ बाप है। तो शुरू में पैसा मांग रहा था तो हमको थोड़ा सा गुस्सा आया कि कैसा माँ बाप है कि छोटा छोटा बच्चा को पैसा मांगने के लिए भेज देता है। लेकिन जस्ट उसके बगल में हम गए तो देखिए कि उसका माँ बाप थे और 2-3 आदमी, 4-5 लोग था उसके घर में बचवा का। वहीं पे खाना उस सबका, रेलवे स्टेशन के साइड में एक तसली था, उसमें चावल बना रहा था। और वह अभी चावल जो था हमको नहीं लग रहा था 5 आदमी के लिए था। मतलब उसको हो सकता है कि दिन में उतना ही कलेक्शन हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि अपना सेविंग के लिए वैसा कर रहा था। और चावल तो बना रहा था, ठीक है। अब वो खाने बैठ गया, खूब पसंद से, खूब अच्छा से बैठ गया सब खाना खाने, और सबको बराबर बराबर चावल बांट दिया। और उसके बाद क्या किया, लहसुन निकाला, लहसुन उसी में डाल दिया था, पकाया था। सब्जी उसके पास नहीं था, दाल नहीं था। दाल में प्रोटीन होता है, प्रोटीन और आयरन मिलेगा तब ना हीमोग्लोबिन बनेगा। तो अब देखिए क्या था कि दाल नहीं था उसके पास, नमक इतना रखा, और नमक में क्या किया, लहसुन को मिस दिया, और खूब पसंद से चावल खा रहा था, आप लहसुन उठा उठा खा रहा था। अब बताइए कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन यापन ऐसे करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाए बगैर सो जाते हैं,
बहुत सारे लोग खाना को बिक देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा चावल खाएंगे, थोड़ा सा बिक देंगे। और कोई ऐसा लोग भी है जिनको चावल नसीब होता नहीं है, वो जमीन पर से उठा के चावल खाते हैं, थोड़ा चावल के लिए बेचैन है, मर रहे हैं। तो उनके खाना में उनको मजबूरी के चलते, पैसा के कमी के चलते, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के चलते वह परिवार जो था बहुत खुशी से खा रहा था और चावल थोड़ा सा और लहसुन और नमक से खा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे, हम उस दिन गेस किए कि ऐसे बहुत सारे बिहार भारत में लोग होंगे जो इस तरह का सामना करते होंगे। तो चाहते होंगे अच्छा खाना खाए, लेकिन नसीब नहीं है। तो अब उन सब जितना भी हम देखे, सबको क्या है कि सब वीक था। औरत सबको तो क्या है, उस सबका छोटा छोटा 4 को 5 को बच्चा है, डिलीवरी में कंट्रोल नहीं है, बर्थ कंट्रोल उस सबको नहीं है, और पूरा लग फौज तैयार करके रखा है, लेकिन खाने का दिक्कत है। अब सबको एनीमिया है, छोटा बच्चा को भी एनीमिया है, उसको भी एनीमिया है, क्योंकि वह चाह के भी अब जितना दिन उसका जिंदगी है उसी तरह काटेगा, उसी तरह जिएगा। तो खाना के चलते जो एनीमिया हो रहा है वह सबसे मतलब कि कष्टदायक है कि हमारे भारत में ऐसा हो रहा है। इसीलिए हम लोग का जो ट्रस्ट के द्वारा हम लोग गाँव में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एनीमिया के लिए हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं। और यथासंभव जितना हमको एनीमिया का पेशेंट मिलता है, सब लोग को हम लोग आयरन का दवा अपने तरफ से फ्री में दे रहे हैं। हम लोग के कैंप में जितना भी होता है, आयरन का दवा हम लोग फ्री में दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। और लोग को जागरूक कर रहे हैं कि लोग के खाना में क्या होना चाहिए कि आयरन और प्रोटीन की मात्रा होना चाहिए, क्योंकि आयरन और प्रोटीन मिलेगा तभी हीमोग्लोबिन बनेगा, और हीमोग्लोबिन बनेगा तभी आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों से एक दूसरे से कोलिब्रेट होता है। तो अब जरूरी नहीं है कि महंगा चीज में ही प्रोटीन होता है, सस्ता चीज को भी प्रोटीन के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सोयाबीन हम लोग ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, यह सब सस्ता होता है, इसमें प्रोटीन के स्रोत होते हैं। आयरन के लिए हम लोग साग ले सकते हैं, हरा साग सब्जी खा सकते हैं, ठीक है ना, चुकंदर खा सकते हैं। तो यह सब चीज खाकर हम लोग इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज को समझाना पड़ेगा। अब बहुत लोगों के पास क्या मेंटलिटी है, गांव में एक दिन 600 का मांस खा लेगा तो उसका बजट गड़बड़ा गया, 4 दिन क्या खाएगा, नूने भात खाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हम रोज थोड़ा सा खाएं, लेकिन रोज हमको डाइट में वो सब चीज चाहिए। तो अब हम लोग एनीमिया के टॉपिक से भटक के हम लोग दूसरा जगह चले गए, लेकिन हम लोग को मेन पढ़ना है क्या कि एनीमिया पढ़ना है। तो हम एनीमिया के बारे में स्टार्ट करते हैं कि एनीमिया का डायरेक्ट रिलेशन होता है आरबीसी से, और आरबीसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है हीमोग्लोबिन से। यानी कि जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन और आरबीसी की मात्रा अच्छा होगा तो उस पेशेंट को एनीमिया नहीं होगा। जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत डिक्रीज हो जाएगी तो उस पेशेंट को हम लोग ब्लड लॉस कहते हैं। ब्लड लॉस का मतलब होता है एनीमिया। तो एनीमिया का, अगर एनीमिया जिसको हो गया है उसका डायरेक्ट कनेक्शन क्या हो जाएगा कि उसका शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उसके शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होता है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारा ब्लड, O2 को ले जाता है, CO2 को लाता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि हम खाना पीना खाए हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से जा सकते हैं, काम कर सकते हैं कोई भी चीज़। अगर हम 2 दिन से खाना ही नहीं खाए हैं तो सुस्त होकर काम करेंगे, मेरे काम में उतना मोशन नहीं रहेगा। तो उसी तरह ब्लड में यदि आरबीसी अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं होगा, तो ऑक्सीजन को ले जाने के भी रफ्तार धीरे, लाने का भी रफ्तार धीरे, वह पेशेंट क्या होगा, हमेशा सीख दिखाई देगा, सुस्त दिखाई देगा, डल दिखाई देगा, थोड़ा सा चढ़ जाएगा, चल देगा, सीढ़ी चढ़ जाएगा तो हांफने लगेगा, हाँ चक्कर आएगा, भूख कम लगेगा, यह सब सिम्टम उसको होगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है। अब देखिए बहुत सारा कॉज होता है एनीमिया का, कारण वही खाना पीना नहीं है, बहुत सारा कॉज भी, कुछ बीमारी चलते भी एनीमिया होता है, कुछ ब्लड निर्माण अगर ठीक से नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चर आरबीसी का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें गड़बड़ी है, उसके चलते भी एनीमिया हो सकता है। या कहीं से एक्यूट ब्लड का लॉस हो गया, कहीं से एक्यूट मतलब कि एकाएक ब्लड का लॉस हो गया ऑपरेशन में, एक्सीडेंट में, क्रोनिक ब्लड का लॉस हो गया, किसी के महीना में 2 बार मेंस्ट्रुएशन होता है, या फिर कोई ऐसा यूट्रस का डिजीज है, चाहे हिमेचुरिया है, चाहे टीबी का पेशेंट है, चाहे उल्टी आ रहा है, चाहे पैखाना में ब्लड आ रहा है, तो बहुत सारा कंडीशन में ब्लड की कमी हो सकती है। जहाँ ब्लड का कमी होगा वह एनीमिया, उस तरह का एनीमिया होगा। अब एनीमिया को हम लोग कैटेगरी के अनुसार बांटते हैं और उसके बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कि एनीमिया जो हो रहा है, तो एनीमिया का केवल हम आयरन का दवा दे देंगे तो उसका इलाज नहीं हो जाएगा। पहले उसकी एटियोलॉजी को समझना होगा, मतलब उसके कारण। एटियोलॉजी मतलब क्या, कारण, किस कारण से एनीमिया हुआ है, इस कारण को समझना होगा। जैसे छोटा बच्चा में एनीमिया होता है, चाहे और कहीं कहीं एनीमिया होता है, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि उसके शरीर में वार्म इन्फेक्शन होता है, कीड़ा। बच्चा सब क्या होता है, कुछ खाता है, हैंड वॉश नहीं करता है, F5 का पालन नहीं करता है,
तो क्या होता है कि उसके पेट में जो होता है वार्म हो जाता है, कीड़ा हो जाता है। और कीड़ा क्या करता है कि डाइजेस्टिव, जैसे स्केरिस लम्ब्रिक्वाइड होता है, राउंड वार्म होता है, राउंड वार्म क्या करता है कि डाइजेस्टिव जूस को सक कर लेता है। और हुक वार्म जो होता है वह ब्लड को सक करता है। हुक वार्म होता है कि कीड़ा है जो हुक के अनुसार होता है, वो क्या करता है कि एब्डोमिनल के इंटेस्टाइन के वाल में ऐसे सट जाएगा, उसका ऐसे प्रिकिंग होता है, प्रिक कर लेगा और क्या कर लेगा, वहां से खींच लेगा। पैरासाइट के चलते भी एनीमिया होता है। तो वह डेली मनुष्य के शरीर से ब्लड खींच के पी रहा है, अब मालूम नहीं है कि पी रहा है, उसको खून का कमी हो गया। तो अब जब तक कारण नहीं मालूम है कि यह एनीमिया किसके चलते है, कैंसर के चलते है कि टीबी के चलते है कि पेट में कहीं अल्सर है उसके चलते है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कि पेट में वार्म इन्फेक्शन है, तो जिस तरह का इन्फेक्शन होगा उस तरह का हम लोग उसको दवा देंगे, तब एनीमिया दूर होगा। मानते आयरन का खाली दवाई देंगे बढ़ाने के लिए, तो आयरन एक तरह से बनेगा, फिर एक तरह से लॉस हो जाएगा। तो इटियोलॉजी को, उसे कारण को समझना जरूरी है कि वह किस तरह का कारण है। और रेड ब्लड सेल के मार्फोलॉजी को भी जांच कराना जरूरी है कि रेड ब्लड सेल का जो मार्फोलॉजी होता है, किस किस फॉर्म में जो अपना अपना फॉर्मेशन का शेप है, वो उसके कहीं बनावट में तो गड़बड़ी नहीं है। आरबीसी का जो मैन्युफैक्चर है वह आरबीसी का सेल अच्छा मैच्योर सेल तैयार हुआ कि नहीं हुआ, या मैच्योर सेल 120 दिन का लाइफ साइकिल पूरा किया कि नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि 120 दिन के पहले ही टूट जा रहा है, 10 दिन 20 दिन में, वह कभी कभी डिजीज में होता है कि 10 दिन 20 दिन में भी अपने आप सेल टूटने लगता है। तो इस तरह का जो होता है मार्फोलॉजिकल होता है। अब देखिए, अब दूसरा क्या है कि यह भी चीज का कारण देखना होगा कि किसी मरीज को कोई एक्यूट या क्रोनिक बीमारी तो नहीं है। अब एक्यूट बीमारी में मतलब कि ऐसा कोई बीमारी जो एकाएक अभी हुआ और जिसके चलते ब्लड का लॉस हो गया, ऐसा कोई बीमारी जो पहले से है, हल्का हल्का 2 बूंद 4 बूंद 5 बूंद 10 बूंद ब्लड आ रहा है, और उस कंडीशन में तो उसको क्रोनिक लॉस तो ब्लड का ऐसा नहीं है। या फिर हिमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, हिमोलाइटिक एनीमिया एक प्रकार होता है जिसमें आरबीसी का जो होता है, क्या होता है कि उसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, आरबीसी का जो साइज शेप है वह अलग तरीका से हो जाता है, उसका लाइफ साइकिल कम हो जाता है। तो यह सब चीज को हमको पता लगाना है। दूसरा क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। आरबीसी जहां से बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या है, बोन मैरो, और बोन मैरो से कहां से आता है, किडनी से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स आता है। अब ऐसा तो नहीं है कि किडनी से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स ही नहीं बन रहा है, यानी किडनी का खराबी होगा तब भी आरबीसी घटेगा, लीवर का खराबी होगा तो लीवर से लिपोपोइटिन हार्मोन्स आता है तब भी आरबीसी घटेगा। लीवर का भी रोल है आयरन के एथी में। और ऐसा तो नहीं है कि उसको ब्लड कैंसर डेवलप किया है, ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि उसमें भी आरबीसी नहीं बनेगा, जिससे टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ते जाएगा। ल्यूकेमिया में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी 1,80,000 पहुंच जाता है। या क्रोनिक रीनल फेलियोर तो नहीं है, रीनल फेलियोर हो जाएगा तो रीनल अच्छा तरह से काम नहीं करेगा, उसके चलते भी होगा। या फिर इंडोक्राइन ग्लैंड का कोई डिजीज तो नहीं है, हार्मोनल कोई डिजीज तो नहीं है। जैसे हार्मोनल डिजीज में क्या क्या होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में तो कुछ नहीं है, थायराइड ग्लैंड में भी तो कुछ नहीं है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के चलते जिसको थायराइड हो जाता है ना, जो आजकल थायराइड का आम बीमारी है। थायराइड जो है, हमको लगता है कि 70% जनसंख्या जो है थायराइड के मतलब बीमारी से सफर कर रहा है, और 50% जनसंख्या मैंने गांव देहात है, खास करके शहर का तो लोग सेंसियर होता है, गांव देहात का 25 से 30% तक जनसंख्या हमको लग रहा है एनीमिया का सफर कर रहा है। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि उस पेशेंट को हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते कैल्शियम और आयरन का कमी हो जाता है। तो कैल्शियम और आयरन का कमी होता है, तो वैसे हार्मोनल थायराइड का जिसको प्रॉब्लम है, या पिट्यूटरी ग्लैंड का जिसको प्रॉब्लम है, उसको भी आयरन की कमी देखा गया है। तो अब देखिए कि एक एनीमिया को पकड़ने के लिए हमको कितना बिंदु पे सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरह का एनीमिया है। यदि हम सही तरह से समझ नहीं पाएंगे तो हम उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन 90% कॉज में होता है न्यूट्री, हमारे भारत में हर जगह अलग अलग होता है। अमेरिका का एनीमिया अलग प्रकार का होगा और देश का एनीमिया अलग प्रकार का, लेकिन हमारे भारत देश में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, जो बहुत बड़ा काला धब्बा है समाज पर, और सरकार के मुंह पर, हम लोग के मुंह पर तमाचा है कि हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं, लोग को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ की जनसंख्या की बहुत बड़ी आबादी खून के कमी चलते एनीमिया का शिकार हो रही है, आयरन की कमी चलते। लेकिन यदि सबको जागरूक करेंगे, सबको थोड़ा सा बताएंगे, सतर्क रहने का तरीका बताएंगे, तो लोग इतना भी असमक्ष नहीं है कि वह उससे के लिए तैयार नहीं। लोग को कम, देखिए बहुत सारे लोग मतलब कि जानकारी के अभाव में कि हमको क्या खाना है, डाइट में क्या होना चाहिए, किस चीज में क्या पाया जाता है, यह चीज के चलते भी लोग सफर कर रहे हैं इस बीमारी से। तो इसको भी जहां तहां हम लोग को एक दूसरे को राय देना है, समझना है। अब उसके अलावा भी कुछ ऐसा एनीमिया है जो विटामिन की कमी के चलते होता है, जैसे विटामिन B12 की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से,
विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ है, विटामिन B6 की कमी के चलते। तो यह सब प्रकार कैटेगरी वाला है कि इस किस किस चीज़ में हम लोग को एनीमिया मिलेगा। अब देखिए कि क्या होता है कि एनीमिया का जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे कि आरबीसी के मार्फोलॉजी के अनुसार कौन कौन एनीमिया होता है। तो आरबीसी का बनावट में गड़बड़ी के चलते क्या क्या एनीमिया हो सकता है, जैसे चाहे किस किस चीज़ में बनावट हो सकता है। जैसे मानते हैं कहीं कहीं एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है। एक्यूट ब्लड लॉस का मतलब है कि एकाएक मतलब हम जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कट गया या फिर कहीं से ब्लीडिंग होने लगा, ब्लड कहीं उल्टी होने लगा, डायरेक्ट मतलब कि कोई चीज़ रप्चर हो गया जहाँ से एकाएक ब्लड का बहुत मात्रा में लॉस हो गया। या फिर लीवर डिजीज है, लीवर डिजीज में भी प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर हीमोलाइटिक एनीमिया है, क्या हो सकता है कि फिर उसका आरबीसी के बनावट वगैरह में गड़बड़ी है। तो इन्फेक्शन है, कोई शरीर में किसी चीज़ का इन्फेक्शन है, तो उसके चलते अगर एनीमिया हुआ है तो यह चीज़ को हम लोग कोई कोई ऐसा दवा है जो आरबीसी को तोड़ता है, आरबीसी के सेल को डिस्टर्ब करता है, आरबीसी के मार्फोलॉजी को चेंजेस करता है। कोई कोई ऐसा दवा है जो पेट में अल्सर करता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग करता है, जैसे एस्पिरिन वगैरह होता है। तो ज़्यादा एनाल्जेसिक का यूज करने से, तो यह चीज़ को हम लोग समझना पड़ेगा। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, थैलेसीमिया है, तो यह चीज़ हम लोग समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोग सबसे मोस्ट कॉमन एनीमिया जो है वह क्या है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को हम लोग समझेंगे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैसे होता है। आयरन की कमी के चलते जो एनीमिया हुआ उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं, यानी कि इसको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया में बांटा गया है। इस एनीमिया को किस चीज़ में बांटा गया है? न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया में बांटा गया है। थोड़ा सा जो हो गए। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या है कि आयरन की कमी के चलते हुआ है। इसका कारण क्या हो सकता है, कॉजेज क्या हो सकता है? तो यह चिल्ड्रेन में, मतलब कि बच्चा सब अगर ठीक से कोई बच्चा खाना पीना नहीं खाता है तो उसमें यह बच्चा सब में ज़्यादा देखा जाता है। ओल्ड पेशेंट, मतलब कि जो ओल्ड या साइकेट्रिक मानसिक रोगी है, तो मानसिक रोगी का जब मन करेगा वो खाना खाएगा। साइकेट्रिक्स पेशेंट बोलते हैं उसको, क्या है कि जब मन करेगा तो खाना खाएगा, जब मन करेगा तो नहीं खाएगा। तो उसको खाने पीने का, बैठने उठने का, उसको मेंटल डिसऑर्डर है, उसको मतलब समझ ही नहीं है कब हमको खाना है क्या करना है। तो उस कंडीशन में साइकेट्रिक्स पेशेंट को क्या होता है कि यह ज़्यादा होता है। पेशेंट हैविंग एनोरेक्सिया, किसी पेशेंट को, मतलब कि एक एनोरेक्सिया एक मेडिकल टर्म है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, उसको ना खाने में मन लगेगा, ना बात करने में मन लगेगा, ना बैठने में मन लगेगा। तो एनोरेक्सिया अगर डेवलप किया है तो उस कंडीशन में, तो यह सब कारण है, यह सब कारण को समझना जरूरी होगा। या फिर किसी का गैस्ट्रेक्टोमी हुआ है या गैस्ट्रोजियोजेनेक्टोमी हुआ है, या फिर क्या है कि ग्रोइंग कोई चाइल्ड, मतलब बच्चा बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला बच्चा में आयरन और प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा होती है। जैसे 2 साल से लेकर 10 साल 8 साल तक के बच्चा को ग्रोथ करना रहता है, ग्रोइंग चिल्ड्रन बोलते हैं उसको। तो उस कंडीशन में बच्चा को जो होता है, मसल्स, बोन जो होता है, वह सब का साइज बढ़ता है, शेप बढ़ता है और वजन भी बढ़ता है। बच्चा जन्म के समय मानते हैं 5 किलो का है, तो 10 साल में एक बार हो जाएगा 40-45 किलो को। तो उस पीरियड में उसको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और आयरन चाहिए। तो यदि बच्चा ठीक से खाएगा नहीं तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा, उसका ग्रोथ भी रुकेगा और उसका वेट भी नहीं बढ़ेगा। कोई बच्चा अगर वेट नहीं बढ़ रहा है, सिक दिखाई दे रहा है, उम्र से कम दिखाई दे रहा है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। इस चीज को समझना पड़ेगा। अब देखिए कि फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में जैसे किसी फीमेल के मेंस्ट्रुएशन के समय ज्यादा ब्लीडिंग हुआ, या फिर महीना में 2 बार मेंस्ट्रुएशन हो गया, 3 बार मेंस्ट्रुएशन हो गया, तो उस पीरियड में यदि ब्लड का लॉस हो रहा है तो यह आयरन, यानी कि उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है, यानी कि जो इंडोमेट्रियम का वाल टूट के जो ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लीडिंग होता है, उसके अलावा भी उसको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रहा है, और एक्स्ट्रा ब्लीडिंग के चलते हो सकता है कि उसको एनीमिया डेवलप कर जाए। तो उसको भी वैसा कंडीशन है, तो इटियोलॉजी के अनुसार उस डिजीज को भी खत्म करना पड़ेगा और आयरन का भी दवा चलाना पड़ेगा। केवल आयरन के दवा के चलते, अब देखिए कि आजकल स्कूल में सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि हर स्कूल में हर 9वां 10वां क्लास के लड़की सब जिसको मेंस्ट्रुएशन होता है उनको आयरन का टैबलेट दिया जा रहा है खाने के लिए, स्कूल के द्वारा आंगनबाड़ी सेंटर पे दिया जा रहा है बांटने के लिए फ्री में। तो यह काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोग भी लोग को जागरूक कीजिए कि ऐसा ऐसा करना है। और फिर प्रेगनेंसी के समय में भी औरत को आयरन सप्लीमेंट का ज़्यादा जरूरत होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के पीरियड में क्या होता है कि उसको औरत का हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, तो इसमें क्या होता है कि उसको दोनों को चाहिए, चाइल्ड को भी चाहिए और माता को भी चाहिए, यानी दोनों, इधर बच्चा भी ग्रोथ कर रहा है तो
तो बच्चा को भी ग्रोथ कराने के लिए, उसका अच्छा से ग्रोथ हो, मेंटली ग्रोथ अच्छा हो, तो इस सब के लिए क्या हो कि उसके शरीर में आयरन और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग जो सरकार के द्वारा प्रेगनेंसी के समय भी औरत को आंगनबाड़ी सेंटर पे या फिर सरकारी हॉस्पिटलों में आयरन की टैबलेट दी जा रही है। तो प्रेगनेंसी के समय भी औरत को देखा जाता है कि उसका आयरन हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। यदि एनीमिया का वह शिकार हो जाती है तो उसका जो बच्चा है, बच्चा का ग्रोथ अच्छा से नहीं हो जाएगा, बच्चा मेंटली डिसऑर्डर में चला जाएगा, बच्चा विकलांग हो सकता है, बच्चा को अंधापन हो सकता है, बच्चा का मंद बुद्धि बच्चा पैदा हो सकता है, उसके शरीर के बनावट में डिफॉर्मिटी आ सकता है। तो यह सब पे काम करना जरूरी है कि आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा का ग्रोथ ठीक से हो रहा है कि नहीं, माता को एनीमिया तो नहीं डेवलप कर रहा है, क्योंकि एनीमिया डेवलप होगा तो बच्चा के और माता के दोनों की जान पे खतरा हो जाएगा। और एनीमिया की कमी के चलते एक मोस्ट कॉमन बीमारी होता है प्रेग्नेंट औरत को, जिसके कारण भारत में कम से कम अभी बहुत ज़्यादा डेथ हो रहा है प्रेगनेंसी के समय में। अब तो बहुत इस पर लगाम लग चुका है, क्या होता है इक्लेम्सिया डेवलप कर जाता है। इक्लेम्सिया एक बीमारी है, फीट की बीमारी है, जिसमें औरत का बीपी बढ़ जाता है और हाइपर बीपी होने के चलते बच्चा और माँ के दोनों की जान पे खतरा हो सकता है। कभी बच्चा एक्सपायर कर जाता है, कभी माँ एक्सपायर कर जाती है, कभी दोनों एक्सपायर कर जाता है। तो यह सब ज्यादा देखने को मिला है। जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है, जिसके माँ को एनीमिया है, उस कंडीशन में रिसर्च हुआ है कि ज्यादा हुआ है। इसलिए दूसरे महीना तीसरे महीना से फोलिक एसिड और फिर और आगे जाकर आयरन का दवा, जब तक डिलीवरी नहीं होता है तब तक माँ को आयरन का दवा लेना है। आयरन का दवा लेने से क्या होगा कि उसको एनीमिया नहीं होगा। एनीमिया नहीं होगा तो उसका बच्चा अच्छा से ग्रोथ करेगा, उसका बच्चा अच्छा से ग्रोथ करेगा तो नॉर्मल डिलीवरी होने की चांस अच्छा बढ़ जाएगी। बच्चा के और माँ के दोनों के, जच्चा और बच्चा दोनों के सर्वाइवल का रेट बढ़ जाएगा, दोनों अच्छी तरह से डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो यह सब चीज़ है। और दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, लैक्टेशन के पीरियड में जब औरत माँ, जब बच्चा के माँ बच्चा को दूध पिलाती है तो अपना शरीर का पूरा बॉडी, मिल्क क्या है, बॉडी फ्लूइड है। तो माँ के जो ब्रेस्ट में होता है वह 20 लैक्टिफोरस डक्ट होता है जिससे मिल्क आता है, और बच्चा पूरा खाना पीना न्यूट्रिशन उससे कैल्शियम मिनरल्स जिंक आयरन प्रोटीन खाना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सारा चीज जो होता है वह दूध से ही पूरा लेता है। इम्यूनोग्लोबिन भी जाता है, बच्चा को सुरक्षा करता है। यानी बच्चा माँ का दूध अगर 2 साल 3 साल लगातार पिए, कुछ खाए पिए नहीं, तो बच्चा बुलंद होगा। तो अगर माँ को एनीमिया है तो क्या होगा कि माँ के दूध से प्रचुर मात्रा में आयरन प्रोटीन ये सब चीज नहीं जाएगा, और जिसके चलते उसका बच्चा भी सीख हो जाएगा और माँ भी सीख हो जाएगी। तो उस पीरियड में भी हम, लैक्टेशन के पीरियड में भी हमको ध्यान देना है कि औरत को दूध में क्या माने, बच्चा औरत को आयरन की कमी नहीं हो, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो, एनीमिया नहीं हो, तो उसके बच्चा को भी एनीमिया नहीं होगा और बच्चा को अच्छा से वह पाल पोस सकती है। इसलिए कहा गया है कि बार बार मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के चलते बच्चा का ग्रोथ, ऐसे किसी को लगातार एगो बच्चा हुआ तो फिर नंबर लग गया, एगो बच्चा हुआ तो फिर नंबर लग गया, तो वह माँ भी कमजोर हो जाएगी और बच्चा भी जितना होगा उसको कमजोर पैदा होता जाएगा। इसलिए कम से कम 3 से 5 साल का अंतर होना चाहिए कि उस पीरियड में औरत थोड़ा सा रेस्ट ले ले, अपने शरीर में जितना भी चीज़ का कमी है उसको पूरा कर ले, बच्चा को अच्छा से पाल पोस ले, बच्चा का अच्छा से ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना। तो जच्चा बच्चा दोनों के लिए अच्छा है, नहीं तो दोनों का जान जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि लाइन लगाए हुए है कि एगो निकला तले फिर एगो लाइन लग गया, फिर एगो निकला तले फिर एगो तैयार है, फिर एगो निकला तले 7 गो 8 गो 10 गो। अब किसी को बेटी हो रहा है, बेटी पे बेटी हो रहा है, 4 को बेटी हो गया, 5 को बेटी हो गया, मार नवरत्ना के फेर में और बेटी हो रहा है और बेटी हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो वो सब नहीं है कि 2 को ही चाहिए, चाहे फर्स्ट 2 को बेटी हो, अब वो भी एक बच्चा से 2 बच्चा के बीच में गैप होना चाहिए कि बच्चा माँ का जो है शरीर तैयार हो सके, उसके लिए प्रिपेयर हो सके। क्योंकि माँ को भी खतरा है ना, प्रेगनेंसी के समय बहुत ज्यादा मौतें हो जाती हैं प्रेगनेंसी के समय। ऐसा कभी अब तो सरकार के द्वारा इतना साधन चलाया गया है कि इस पर बहुत कंट्रोल है। पहले से मातृत्व मृत्यु दर घटा है, लेकिन फिर भी एक कभी भी कुछ हो सकता है या कॉम्प्लिकेशन होता है, किसी औरत को एट द डिलीवरी के समय अपना जान गंवाना पड़ता है। तो यह सब चीज़ की जानकारी के द्वारा हम अपने परिवार, अपने समाज के लोगों का रक्षा कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर आयरन में कमी हो रहा है तो क्या क्या सिम्टम है, उसको देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो उसका हम लोग इलाज करवाएंगे, उसका हम लोग आयरन का टेबलेट स्टार्ट करवाएंगे, उसको ये चीज़ एडवाइस करेंगे, खाइए ऐसा चीज़ खाइए, जैसे केला खाइए, केला में क्या होता है, आयरन ज़्यादा होता है। केला को ऐसे छीलिए और ऐसे खाते रहिए, थोड़ा पहुँच करो। तो केला में क्या होता है कि आयरन और प्रोटीन होता है, आयरन ज्यादा मात्रा में होता है। तो केला, आयरन के स्रोत के लिए केला भी आप लोग खा सकते हैं मेरे जैसा, ठीक है। अब देखिए कि और क्या क्या कारण हो सकता है। थायरोटॉक्सिकोसिन, थायराइड की गड़बड़ी के चलते भी आयरन हो सकता है।
अब एक्सेसिव लॉस कहाँ कहाँ होगा जिसके चलते आयरन होगा? जिससे मानते हैं हुक वर्म का इन्फेक्शन हो गया। हुक वर्म क्या होता है? उसको बोलते हैं हुक वर्म। में हुक वर्म एक हमारा परजीवी है, पैरासाइट है, एक प्रकार का कीड़ा है, वार्म है जो हमारे पेट में रहता है। ऐसा पैरासाइट है कि जो हमारा ही रहेगा, गेस्ट की से हमारे पेट में घुस जाएगा खाना पीना गड़बड़ी के चलते, और हमारे पेटे में पलेगा, बढ़ेगा, पोसाएगा, मोटाएगा, तगड़ा होगा, खूब अच्छा, हमको मालूम ही नहीं है। और साला धीरे से क्या करेगा, मेरा ही खून चुस चुस के जिंदा रह रहा है, अपने को और बलशाली कर रहा है। और उसके बाद हमको चक्कर आने लगा तो देखे अरे भाई हमारा तो खून कम हो गया है, तो ये क्या हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, क्या हो गया, खून का है कम हो गया। तो स्टूल का जांच कराया तो मालूम चला तो हुक वर्म है। तो हुक वर्म क्या करता है, शरीर से ब्लड सोख लेता है, वो खाली खून पीता है। राउंड वर्म क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस पीता है। राउंड वर्म क्या करता है कि हम जो खाना खाएंगे ना, जो केमिकल का डाइजेस्टिव जूस रहेगा, जो खाना पच के भी हमको एनर्जी देगा, उसके पहले ही कहेगा भाई पहले कटोरी ले खड़ा रहेगा, जैसे बन के तैयार हुआ के पहले कटोरी दे दे हमरा के, हम खा ली, उसके बाद तू खाइयो। हमारा मालूम नहीं कि साला घर में घुस के हमरे खा रहा है, हमरे रह रहा है, हमें को बीमारी पैदा कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पैरासाइट। हुक वर्म क्या किया, खाया पिया रहा, पला पोसा बड़ा, सब खानदान उसका यहीं पर डेवलप किया, और तैयार होकर हमरे धके खून खींचते रह रहे हैं। ये तो वही हो गया, क्या बोलते हैं हम लोग देहाती में, नमक हराम, हरामखोर, जो खाएगा जिसका उसी का नुकसान करेगा, वही चीज हुआ है यहाँ पे। तो यह सब चीजें हुक वर्म। अब देखिए किसी को पाइल्स है, मानते हैं पाइल्स मतलब बवासीर है। तो बवासीर में क्या होता है कि पैखाना एनस के पास कड़ा, उसके पेट में कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो जैसे वह क्या करेगा, पैखाना करने जाएगा तो ज्यादा कड़ा पैखाना होगा, तो जिससे एनस का वाल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। अब एनस के वाल में फटने से क्या होगा कि वहां पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसके पैखाना में रोज ब्लड आ रहा है, अब मालूम चले कि 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना तक रोज थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है, वो सोच रहा है कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जा रहा है, इलाज ठीक से नहीं करा पा रहा है। तो रोज अगर 5-5 ml 2 ml ब्लड आ रहा है, तो 1 महीना में कितना ml ब्लड का लॉस हो गया? तो उसके शरीर में खून की कमी हो सकती है। यानी कि उससे पूछेंगे, कोई मरीज आएगा कि भाई तारा पाइल्स तो नहीं खे, जितना जो हमको लक्षण लगेगा उस तरह का हम लोग लक्षण से डायग्नोस कर सकते हैं। आधा बीमारी शरीर का एनीमिया से होता है, आधा हम लोग आयरन विटामिन के दवाई से। विटामिन पढ़े, न्यूट्रिशन पढ़े पिछले वीडियो में, एनीमिया पढ़े, आयरन का, दोनों आप देखिएगा तो 50% बीमारी का इलाज आप खाली विटामिन और आयरन का सप्लीमेंट दे कर सकते हैं। अब जिसको मेनोरेजिया हुआ, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब क्या, मेंस्ट्रुएशन के समय ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, पोलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, मेनोरेजिया, डिस्मोनेरिया, यह मेडिकल गायनोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है। तो किसी को ज्यादा 2 बार मेंस्ट्रुएशन हुआ, उसको पोलीमेनोरिया हुआ। मेनोरेजिया हुआ कि उसको ज्यादा मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लड गिरना चाहिए वो नॉर्मल अमाउंट से बहुत ज्यादा ब्लड गिर गया। तो उस कंडीशन में किसी डिजीज में होता है, फाइब्रॉइड यूट्रस वगैरह, यूट्रस का डिफिशियंसी में, तो अगर किसी को ज्यादा औकात से ज्यादा ब्लीडिंग हो गया तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है। ये सब एक्यूट है। आप देखिए, मानते हैं किसी को रिकरेंट उल्टी किया, मुंह से खून आने लगा, नहीं होता है कि उल्टी करता है, जैसे इंटेस्टाइन में चाहे स्टोमक में मानते हैं अल्सर हो जाता है। तो उस कंडीशन में मुंह से जब उल्टी करता है या मुंह से वोमिटिंग होता है, तो वोमिटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोमेसिस। यानी कि पेप्टिक अल्सर हो गया, स्टोमक अल्सर हो गया, या फिर कोई ऐसा कारण है, कैंसर ऑफ पेट में कैंसर हो गया, फिर कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस ले जिसके चलते एकाएक मुंह से ब्लड खाली खूने गिर रहा है, तो उस कंडीशन में आरबीसी की कमी हो जाएगा। इसलिए उसका भी दवा करना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना है। अब किसी को मेलिना हो गया, पैखाना का रास्ता खुल, लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं कोई डिजीज है, और जब पैखाना कर रहा है तो फ्लैश पैखाना में ब्लड आना, दिस इज कॉल्ड मेलिना। पैखाना में ब्लड उसको आ रहा है, तो उस कंडीशन को पता लगाना जरूरी है। तो यह सब चीज़ों पे हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में, अल्सर के कंडीशन में, लीवर डिजीज में, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन के चलते, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस सब के चलते आ सकता है। डायरिया में, डिसेंट्री में, कोई इन्फेक्शन में ब्लीडिंग आ सकता है। तो इस चीज़ को मिली हम लोग गौर करना है। अब मानते हैं कि हमारे घर में किसी का तबियत खराब है, हमको इमरजेंसी है, कहीं ब्लड नहीं मिला है, तो रिकरेंट हमने 2 बोतल 3 बोतल ब्लड दे दिया अपने से, तो उसके चलते भी हमको एनीमिया, रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चलते भी हमको एनीमिया डेवलप हो सकता है। कोई ऐसा दवा खा रहे हैं जिसके चलते हमको आरबीसी के सेल को तोड़ रहा है, तो उसके चलते एनीमिया हो सकता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का हम बात कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, दूसरा एनीमिया का भी हम बात नहीं कर रहे हैं। पल्मोनरी हीमो मतलब कि किसी का टीबी का बीमारी है, या लंग्स में कोई ऐसा डिजीज है, लंग्स कैंसर है, उसके कफ में हीमोफाइसिस बोलते हैं उसको, खखार में ब्लड आ रहा है बहुत दिन से, तो उसके चलते भी आयरन के डिफिशियंसी एनीमिया डेवलप हो सकता है।
तो यह सब कंडीशन पे हमको गौर करना पड़ेगा। अब एनीमिया जिसको होगा उसको क्या क्या होगा, तो जिसको एनीमिया होगा उसको क्या होगा, कमजोरी ज्यादा होगा। कहेगा दिन भर हमको लग रहा है सोबे करे, सुस्त दिखाई देगा, उसको लगेगा कि दिन भर छपौनी लगा हुआ है। थकान, उसको थोड़ा सा भी काम करेगा तो थक जाएगा, कहेगा जाके सो जा रहे हैं, मैंने काम में चुस्ती स्फूर्ति नहीं है। थकावट देखिए किसी औरत को अगर ज्यादा लग रहा है, कमजोर है, तो उसको हम लोग देख लेंगे कि उस तरह का एनीमिया हो सकता है। आलस है, लेसिट्यूट है, बॉडी में पूरा उसका स्वेलिंग है, देखेंगे उसका मुंह घुघुआ गया है, पैर और फूल गया है, हाँ पीला दिखाई दे रहा है, तो यानी कि उसको हीमोग्लोबिन का, आयरन का कमी हो सकता है। तो हम लोग देख के भी थोड़ा सा वाच कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ड्राई स्किन है, उसका बाल झड़ रहा है। अब हार्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा, उसको पल्पिटेशन है, माने घबराहट हो रहा है, धड़कन तेज हो गया, धड़कन स्लो हो गया, एक बार हार्ट रेट ज्यादा बढ़ गया, या ब्रेडिकार्डिया भी कभी हार्ट रेट कम हो गया, कभी कभी लगेगा कि पल्स से नहीं आ रहा है जा रहा है। थोड़ा सा काम करेगी, सीढ़ी चढ़ेगी तो चक्कर आने लगेगा, लगेगा कि गिर जाएगी, लगेगा माथा घूम गया, जी मिचलाने लगा, हार्ट धड़कन तेजी में थोड़ा सा चलेगी तो लगेगा माथा में चक्कर आने लगा, धड़कन कस के हो गया। तो ये सब हार्ट का ही सिम्टम दिखाई देगा, लेकिन रहेगा एनीमिया। तो यह सब चीज पर गौर करना है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर ज्यादा एनीमिया है और ज्यादा चढ़ना उतरना हो गया तो उसके चलते कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट को प्रॉपर मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड किसी भी कारण से ब्लड सर्कुलेशन रुका तो आदमी की मौत हो सकती है, चाहे वो एनीमिया के चलते आदमी की जान भी जा सकती है। तो यह सब चीज पे ध्यान देना है। पेट में जलन रहता है, खाना में भूख नहीं लगता है, हमेशा पेट लग रहा है फूला हुआ है, तो वैसे पेशेंट को भी एनीमिया का लक्षण मिलेगा। तो यादाश्त जिसका कम हो रहा है, गोड़ हाथ कहेगा कि गोड़ हाथ में लग रहा है कपकपी हो रहा है, जो मरीज होगा वह फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसका शरीर पील रहेगा, मतलब पीला दिखाई देगा। उसका जो यहाँ पे कंजक्टिवा के नीचे जो है, यहाँ पे जो रेड होता है, यह सब व्हाइट होगा। उसका लिप वगैरह कलर देखेंगे तो यह पीला दिखाई देगा। टंग जो है, टंग कोटेड होगा और ड्राई होगा, और टंग जिसे हम लोग का लाल है ना, इसमें ब्लड सप्लाई लग रहा है, लेकिन उसका टंग एकदम व्हाइट दिखाई देगा। अब यह हो गया फिजिकल वेरिएशन। लेकिन अब हम लोग इसको टेस्ट के द्वारा कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए हीमोग्लोबिन का जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? हीमोग्लोबिन का जांच करेंगे। हीमोग्लोबिन की परसेंटेज अगर 40% से कम है, 50% से कम है, उस पेशेंट को हम लोग एनीमिया बोलते हैं, यानी कि उसको ब्लड की कमी हो गई है। हीमोग्लोबिन का जांच कराएंगे, सीबीसी कराएंगे, कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें एमसीबी होता है, एमसीएच होता है, एमसीएससी होता है, तो यह सब का हम जांच कराएंगे। रेटिकुलोसाइट का जांच कराएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि यदि हमको एनीमिया का हम इलाज कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम के लिए हम लोग डायरेक्ट आयरन का, प्रोटीन का मतलब कि दवा हम ले रहे हैं, खाना पीना में ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ब्लड नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि बोन मैरो में जहां ब्लड बनता है उसका खराबी हो सकता है कि बोन मैरो खराब हो गया, हो सकता है कि किडनी फेल हो गया हो। तो उस कंडीशन में हम लोग किडनी का भी जांच करेंगे, क्योंकि किडनी से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आएगा और बोन मैरो में जाएगा। बोन मैरो भी अगर बढ़िया से काम करेगा तभी जाके ब्लड का निर्माण होगा। तो कभी इस कंडीशन में, जब किसी कंडीशन में हमको बीमारी का पता नहीं लगता, एनीमिया किस कारण से हो रहा है, सारा हम कारण बिंदु पे इलाज कर रहे हैं, अंतिम हमको लास्ट में क्या बचता है, तो उसका हम लोग बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वह पैथोलॉजिस्ट करता है। बोन मैरो लार्ज मतलब लॉन्गेस्ट बोन में पाया जाता है, जैसे आपको फीमर वगैरह में, तो वहाँ पे स्पायरेट करके वहाँ से बोन मैरो निकालता है और बोन मैरो का जांच किया जाता है। और बोन मैरो में देखा जाता है कि बोन मैरो में ब्लड कैंसर तो नहीं है। अगर ब्लड कैंसर होगा तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, तो उसको एनीमिया हम लोग, अगर ब्लड कैंसर वाला एनीमिया है तो उसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जनरल न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी एनीमिया है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, प्रोटीन डिफिशिएंसी एनीमिया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, खाना में आयरन का चीज देंगे, आयरन का टेबलेट देंगे, फेरस का टेबलेट आता है, ठीक है ना, तो आयरन का टेबलेट खिलाएंगे उसको, प्रोटीन सप्लीमेंट खिलाएंगे, जिस खाना में प्रोटीन होता है। आयरन कहाँ, हरा सब्जी में भी पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है, अनार में पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। यानी आयरन और प्रोटीन मिलेगा तभी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो हम लोग आयरन का भी चीज खिलाएंगे और प्रोटीन का भी चीज खिलाएंगे, आयरन का भी गोली खिलाएंगे, प्रोटीन पर पाउडर भी खिलाएंगे। तो आयरन प्रोटीन दोनों देंगे तब जाके उसके शरीर में, और हेम्पर का सिरप आता है, हेम्पर इंजेक्शन आता है, यह सब आता है आयरन की पूर्ति के लिए। और सरकार के द्वारा भी हर आंगनबाड़ी सेंटर पे, हर स्कूल में, हर जगह पे आयरन का दवा फ्री में दी जा रही है। अभी वीडियो में हमने पूरा बताया है कि किस किस को आयरन कमी होगा, कहाँ कहाँ से हम आयरन के मरीज को पकड़ सकते हैं, खोज सकते हैं, खोज के निकाल सकते हैं, कारण क्या है। अब तो पहला जो हमारा बीमारी का जिक्र किया है एनीमिया में,
कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। अब दूसरा जो एनीमिया है वह मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है यह विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया है। मतलब कि एक हो गया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एक हो गया प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया। अब क्या है कि विटामिन का प्रचुर मात्रा में शरीर में सेवन नहीं करने से चलते विटामिन की कमी से, विटामिन B9 B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का सबसे बड़ा कारण जो है विटामिन B12 है। इसमें क्या है कि वैसे लोग को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा जिसका खाना पीना का रूटीन अच्छा नहीं है, या जो मजबूरी में या फिर काम के दबाव में या फिर तेजी में मतलब कि जीवन उसका बहुत फास्ट दौड़ रहा है और डाइट को प्रचुर मात्रा में नहीं ले रहा है, फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाता है। या फिर कोई आदमी क्या है कि उसको पैसा ही नहीं है खाने के लिए, पुअर डाइट बोलते हैं उसको, कि मतलब उसको है ही नहीं, वह नून भात खा रहा है, माड़ भात खा रहा है, केवल चावल खा रहा है, जो मिल गया वो खा ले रहा है। तो उस तरह के लोगों में यह बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। या फिर कोई पहले से बीमार है, किसी बीमारी से ग्रसित है, ऐसे पेट का प्रॉब्लम है, उसको अच्छा चीज नहीं पचता है, तो उस तरह के लोगों में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ज्यादा होता है। और जैसे मानते हैं पहले टीबी का पेशेंट है, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, कोई दवा खा रहा है, पेंक्रिएटिक डिजीज है, तो थायराइड है, प्रेगनेंसी है, कोई कैंसर है, मैलिग्नेंसी है, लीवर डिजीज है, रीनल डिजीज है, विटामिन सी का डिफिशियंसी है, तो इस तरह का जो एनीमिया होगा वह इससे रिलेटेड जो खून की कमी होगी उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जब डिटेक्ट होगा तो उस पेशेंट को हम लोग विटामिन का भी दवा, आयरन के साथ साथ विटामिन का भी दवा खिलाते हैं। अब अगला जो आया है वह फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। यह सब अभी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया की बात हो रहा है। न्यूट्रिशन मतलब खान पान की कमी के चलते हमने 3 एनीमिया भी बताया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और अभी हम बात कर रहे हैं फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। विटामिन में आप लोग पढ़े हैं फोलिक एसिड का महत्वपूर्ण रोल है शरीर में। और क्या होता है कि बच्चा को ग्रोथ करने में भी, जब प्रेगनेंसी के समय जब पेट में बच्चा होता है तो सारे डॉक्टर्स लोग फोलिक एसिड का टैबलेट 1-2 महीना खिलाते हैं। तो फोलिक एसिड का कमी होने से बच्चा जो होता है उसका ब्रेन वगैरह ठीक से डेवलप नहीं करता है। तो यह सब अब देखिए किस किस को फोलिक एसिड डिफिशियंसी हो सकता है, जिसका न्यूट्रिशन पुअर न्यूट्रिशन है, माने कि जिसको फिर खाना में पुअर न्यूट्रिशन का मतलब कि जो खाना में कुपोषण का शिकार है, जो ठीक से खाना नहीं खाता है, या फिर जो बहुत दिन से शराब पीता है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म। तो अल्कोहल वाले पेशेंट को क्या होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। तो यह सब, और कोई डिजीज है प्रेगनेंसी के समय में, थायराइड के समय में, इसमें भी वही प्रकार है, मैलिग्नेंसी के समय में, तो रीनल डिजीज में, क्रोनिक अर्थराइटिस में, इस सब में क्या हो जाएगा। और सबका जांच वही है, हीमोग्लोबिन कराना है, और कुछ कंडीशन में जो हम इन्वेस्टिगेशन बताए वह सब कराना है। और तीसरा जो मोस्ट कॉमन एक और एनीमिया है वह है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया जो होता है वह क्या है कि वह भी विटामिन न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया में आता है। और इसमें क्या होता है कि विटामिन B12 का स्पेशली पर्नीशियस एनीमिया उसको होता है जिसमें विटामिन B12 का कमी है, उसको पर्नीशियस एनीमिया होता है। और यह एनीमिया जब डिटेक्ट हो जाता है तो वैसे पेशेंट को हम लोग केवल विटामिन B12, साइनोकोबालामिन का इंजेक्शन, ठीक है ना, न्यूरोकाइन का इंजेक्शन आता है, और से भी आता है, उससे B12 आता है, CB मैक्स का आता है, तो वो आयरन के साथ साथ हम लोग उसको चलाएंगे तभी जाके। किसी को देखिएगा प्रेगनेंसी के समय में ब्लड लॉस हो जाता है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स लोग फोलिक एसिड के साथ साथ आयरन के टैबलेट के साथ साथ तो क्या लिखते हैं उसको, साइनोमेथागोमिन विटामिन B12 का इंजेक्शन और टैबलेट से उसको लिख देते हैं। तो उसके चलते भी जो सिम्टम शरीर में आएगा वही सिम्टम आएगा, शरीर में कमजोरी लगना, शरीर पीला होना, आलस लगना, देह हाथ में गनगनाना लगेगा कि उसका देह हाथ उसका झंझना रहा है, पैर हाथ में झंझनाहट रहेगा, सुन्न हो जाएगा। उसको डायरिया का मेन उसमें क्या होता है कि डायरिया मतलब है कि उसका बार बार 2 बार 4 बार 5 बार डायरिया जा रहा है, तो उसमें भी विटामिन की कमी से भी पर्नीशियस एनीमिया में भी डायरिया होगा, तो उसका भी ट्रीटमेंट विटामिन का टैबलेट खिलाया करेंगे। ना कि कितना डायरिया का देखते हैं आज कोई पेशेंट आता है कहता है कि हम डायरिया का गोली खा रहे हैं लेकिन हमारा डायरिया कंट्रोल नहीं हो रहा है, डायरिया का एंटीबायोटिक खा रहे हैं 1 महीना से खा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो वह पर्नीशियस एनीमिया के चलते भी हो सकता है। तो इस सब बातों को ध्यान देना है और बीमारी को डिटेक्ट करना है। और जिसको पर्नीशियस एनीमिया हो उसको हल्का सा लो ग्रेड फीवर भी हमेशा बना रहता है, उसका साइन क्या मिलेगा, उसका शरीर पीला रहेगा, टोंग उसका व्हाइट रहेगा, कोटेड रहेगा, तो यह सब हो जाएगा। और उसका सबसे बड़ा सिम्टम क्या है कि पर्नीशियस एनीमिया के उसके पैर में और हाथ में लगेगा कि कुछ पिन चुभने ऐसा हो रहा है, न्यूरोपैथी होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी टाइप का डेवलप होगा, झंझनाहट रहेगा, लगेगा उसका पैर हाथ में कुछ हमेशा चल रहा है, हमेशा वीकनेस लगेगा। और उसके बाद हार्ट का भी जो है उसको लगेगा चक्कर आ रहा है, हार्ट का भी पल्पिटेशन रहेगा,
धड़कन बढ़ जाएगा, धड़कन घट जाएगा, तो यह सब हो सकता है। तो इस तरह हम लोग बीमारी के अनुसार, हर सिम्टम के अनुसार एनीमिया को डिटेक्ट करके उसका इलाज करा सकते हैं। अब एक और कॉमन एनीमिया है हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है कि जब हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि जब आरबीसी ब्रेक डाउन होगा तो बिलिरुबिन बनेगा। आरबीसी का ब्रेक डाउन का समय होता है, नहीं बना है, अच्छा से नहीं बना है तो क्या होगा, अगर इसका लाइफ साइकिल 50 वर्ष है तो 20 से 10 साल में गिर जाएगा। तो वैसे ही जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और किसी कारण से आरबीसी टूट के गिर जाता है, 90 दिन के पहले उसका सेल डैमेज होने लगेगा। 90 दिन के पहले, जो 90 दिन में आरबीसी को डेड होना है, वो आरबीसी 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन में डेड होने लगे, तो उस तरह के एनीमिया को हम लोग बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। यानी कि जो है आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है समय से पहले। और इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कोई डिजीज हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकता है, या फिर कोई आरबीसी का जो फॉर्मेशन है उसमें गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें एनीमिया जो होगा, तो जब आरबीसी का सेल टूटेगा तो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा, तो इसमें क्या होगा, बिलिरुबिन सेल की मात्रा जो ज्यादा होगी, शरीर में जॉन्डिस भी डेवलप करेगा। यानी कि जिसका दोनों लिंग है, कल जॉन्डिस पढ़ाए थे, तो जॉन्डिस जब डेवलप करेगा तो उसको हेमोलाइटिक एनीमिया भी डेवलप करेगा। अब इसमें जब हेमोलाइटिक एनीमिया डेवलप करेगा तो हाइपर बिलिरुबिनिया हो जाएगा, यानी कि उसका बिलिरुबिन का जो काउंट है वह बढ़ जाएगा, और उसके बाद हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी कॉज करेगा, और उसके बाद एनीमिया तो शो करेगा ही। तो हेमोलाइटिक एनीमिया का कारण क्या क्या हो सकता है, तो हेमोलाइटिक एनीमिया के कारण को हम लोग समझेंगे। बहुत सारा कारण होता है, तो जिसमें मोस्ट कुछ कारण है, वह सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया में कहते हैं हंसुए के आकार का हो सकता है, हंसुए के आकार का आरबीसी का सेल और साइज शेप होता है। बहुत सारा दवा है, बहुत सारा टॉक्सिन सब्सटेंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे कोई पेशेंट जल गया है, जला हुए पेशेंट में देखने को मिलता है, या हेरिडिटी कोई बीमारी है उसको, तो यह सब बीमारी है, उसको हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। इसमें क्या होगा, हेमोलाइटिक एनीमिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीबीसी काउंट तो कराएंगे ही, उसके साथ साथ बिलिरुबिन का भी काउंट कराएंगे, आरबीसी का मार्फोलॉजी जांच कराएंगे, कंप्लीट पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कराएंगे। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में क्या होता है कि आरबीसी का पूरा ग्रोथ कैसे हो रहा है उसके बारे में पता लगता है। और जब हम लोग हेमोलाइटिक एनीमिया देखेंगे तो उसमें बिलिरुबिन का लेवल हाई रहेगा, जॉन्डिस में जो बिलिरुबिन का चेक होता है वो हाई रहेगा, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन का लेवल रिड्यूस रहेगा, तो यह सब चीज हम एलडीएच का लेवल जो होता है वह बढ़ा रहेगा, हीमोग्लोबिन का लेवल घटा रहेगा, आयरन और इंक्रीज यूरिन में यूरिनोब्लोजन आएगा। तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में क्या होगा, आरबीसी नंबर एंड न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल जो हाई होगा, तो यह सब हम लोग पता लगा के उसका डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग अगला एक एनीमिया का बात करेंगे, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है, अब आगे का जो है एनीमिया का प्रकार है वह है प्लास्टिक एनीमिया, जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। तो यह एनीमिया एक ऐसा प्रकार का एनीमिया तब होता है जब हमारे बोन मैरो में है, जब स्टेम सेल जो क्या करता है कि इनफ मात्रा में आरबीसी नहीं बना पाता है। बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो जब हमारा स्टेम सेल है जो बोन मैरो में, वह इनफ मात्रा में आरबीसी नहीं बनाएगा, तो उस कंडीशन में जो होता है आरबीसी का वैल्यू गिरने लगता है, और टोटल डब्ल्यूबीसी का जो है वैल्यू बढ़ने लगता है। तो वैसे तरह के एनीमिया को प्लास्टिक एनीमिया हम लोग कहते हैं। इसका कॉज क्या है, तो बहुत सारा कॉज है प्लास्टिक एनीमिया का, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑफ कुछ ड्रग में अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोफेनिकल, एक पैराक्सिन का जो डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस था, टाइफाइड का एक ड्रग ऑफ चॉइस मेडिसिन था क्लोरोफेनिकल। तो क्लोरोफेनिकल जितने लोग में खिलाया गया उसमें अधिकतर लोगों को देखा गया कि जिस मरीज में क्लोरोफेनिकल का यूज ज्यादा दिन तक हुआ है, उनमें क्या है कि ब्लड कैंसर का प्लास्टिक एनीमिया का केसेस बढ़ा है। और सा कुछ मेडिसिन है, जैसे आपको आर्सेनिक, गोल्ड, पोटेशियम, ज्यादा पोटेशियम के सेवन करने से यह सब जो होता है प्लास्टिक एनीमिया का चांस बढ़ जाता है। या फिर जिसको ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है, वायरल हेपेटाइटिस है, मिजिल्स हुआ है, क्रोनिक ब्लड लॉस है, बहुत दिन से उसको ब्लड लॉस हो रहा है। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे पेंक्रियाटाइटिस है, प्रेगनेंसी में है, तो इस तरह के केसेस में प्लास्टिक एनीमिया का केस बढ़ जाता है। और प्लास्टिक एनीमिया वाले मरीज को क्या हुआ कि उसमें जो होता है कि उसको मरीज बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर से आरबीसी और हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है। मरीज को हमेशा बुखार, भीतर से लो ग्रेड टेम्परेचर या हाई ग्रेड टेम्परेचर रहेगा, उसको खाने में मन नहीं लगेगा, आलस रहेगा, चक्कर आएगा, तो यह सब बहुत सारा सिम्टम उसको आएगा। तो अब
और से भी कुछ कुछ एनीमिया का कैटेगरी है, जैसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोलाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, तो यह सब एनीमिया है। लेकिन अब हम लोग शॉर्ट में सारे एनीमिया के विषय में जान गए। अब हम एक बार फिर से सिम्टम रिपीट करेंगे, कैसे पहचानिएगा किसी को एनीमिया हुआ है। तो जिसको एनीमिया है अब उसको क्या होगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। यदि ब्लड में आरबीसी जो है वही ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है। यदि ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम होगी तो आरबीसी का कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगा, और आरबीसी में ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगा, और ऑक्सीजन का जब कैरिंग कैपेसिटी घटेगा तो मल्टीपल ऑर्गेन में क्या होता है कि सिम्टम आना स्टार्ट कर देगा। तो उस पेशेंट को क्या होगा, डिजनेस होगा, यानी माथा में चक्कर आएगा और फिट हो जाएगा। कभी कभी मरीज बेहोश हो जाएगा, बार बार कोई मरीज बेहोश हो रहा है, दांत लग रहा है, लोग कहते हैं दांत लग गया। तो दांत लग रहा है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है, आयरन की कमी के चलते भी बार बार फेंट होता है, तो उसको भी देखना जरूरी है। और उसके बाद क्या होगा, किसी पेशेंट को एरिथमिया है। एरिथमिया एक बीमारी है, जैसे इसमें क्या होगा कि कभी पल्स रेट कम रहेगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी पल्स रेट 50 रहेगा, कभी 60 रहेगा, कभी 100 हो जाएगा, कभी 90 हो जाएगा, कभी फिर 40 हो जाएगा। तो एरिथमिया के पेशेंट में क्या होता है कि इरेगुलर हार्ट बीट में जो होता है वह एनीमिया का लक्षण है। और उसमें क्या है कि हेडेक, माथा में दर्द हमेशा बना रहेगा, किसी किसी को माथा में आगे दर्द हो रहा है, स्किन पीला हो जाएगा, कभी कभी चेस्ट हैवीनेस, चेस्ट पेन भी होता है, और उसके पैर हाथ में टटैनी, कमर में दर्द, किसी काम में मन नहीं लगना, दिन भर सोए रहना, यह सब एनीमिया का लक्षण है। तो एनीमिया के जांच के लिए हम बता दिए थे एक बार, कंप्लीट ब्लड काउंट और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का एग्जामिनेशन कराएंगे, और जैसा सिम्टोमेटिक है उसका अनुसार उस सिम्टम का जांच करेंगे। और खाने में हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेंगे, आयरन वाला चीज़ ज़्यादा खिलाएंगे पेशेंट को, आयरन टैबलेट्स खिलाएंगे, तो हम लोग इसका प्राइमरी एनीमिया का इलाज कर सकते हैं। बाकी चलो नेक्स्ट वीडियो में यह खत्म हुआ कहानी।